हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू। आप सभी का वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार परमार ऑफिसर्स पर। मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्टली वेलकम करता हूं। आज हम कंजक्शन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैं। इसमें आज हम टोटली प्रैक्टिस करने वाले हैं और साथ ही साथ वोकैब के सेशन को भी डील करने वाले हैं। तो आज थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन जहाँ पर आप फंसेंगे, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी, ऐसे क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। तो आइए फिर विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। और यहाँ पर स्पॉटिंग एरर के पहले क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप जिस क्वेश्चन में आप फंस जाए वहाँ पर सेंटेंस को ब्रेक करके देखें। सबसे बढ़िया पैनिसिया मेथड है कि अगर आप सेंटेंस को ब्रेक कर पाएँ। तो चलिए बंधु विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिएगा, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है स्कार्सली हैड द सर्वेंट फिनिश्ड वॉशिंग द कार द मास्टर केम एंड आस्क्ड हिम टू क्लीन द ऑफिस, है ना। तो यहाँ पर जैसे आपने सेंटेंस को देखा, स्कार्सली से स्टार्ट है, निगेटिव वर्ड है, निगेटिव एडवर्ब है, तो हैड पहले आएगा, द सर्वेंट बाद में। तो हैड के बाद द सर्वेंट आया है, मतलब पहले हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है। और हैड के साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं जहां पर बच्चे ये तो याद कर लेते हैं कि स्कार्सली के बाद इन्वर्जन आएगा, स्कार्सली के साथ व्हेन आएगा, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्या करता है, वो इसी तरीके की चीज़ों को यूज करता है। चूंकि बच्चे इस यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे, हैड के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं लिखता है या फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म लगा देता है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। वॉशिंग द कार, अब अगर आप देखेंगे तो इस सेंटेंस में व्हेन कहीं नहीं लगा है ना। तो ये व्हेन की हमें रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, जहाँ पर दो अलग अलग स्टेटमेंट ज्वाइन हो रहे होंगे वहाँ पर हमें व्हेन की रिक्वायरमेंट होगी। तो फिलहाल ये कार के बाद आपको यहाँ पर व्हेन लगाने की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब जो पार्ट इनकरेक्ट होगा दैट विल बी थर्ड। तो हार्डली हैड द सर्वेंट फिनिश्ड वॉशिंग द कार व्हेन द मास्टर केम एंड आस्क्ड हिम टू क्लीन द ऑफिस। ठीक है, उस समय मास्टर आए और उन्होंने क्या कहा, ऑफिस को क्लीन करने के लिए कहा। तो होपफुली पहले स्टेटमेंट में आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बाकी पेयरिंग आपको याद होगी कि स्कार्सली या हार्डली, स्कार्सली या फिर हार्डली के साथ हम किसकी पेयरिंग बनाते हैं बंधु, ये पेयरिंग बनती है आपकी व्हेन की। बाकी इन्वर्जन आपको बड़े आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, इन्वर्जन कब लगाना है कब नहीं लगाना है। आइए, Mukesh is not only eminent for his writing in English but also for his paintings on spiritual themes। अब देखिए एक एक स्टेप जरा ध्यान से समझिए। देखिए मुकेश क्या है बंधु, सब्जेक्ट है, इज क्या है वर्ब है, नॉट ओनली और बट आल्सो जैसे आपको दिखाई दिया। तो एक बात मैंने आपको बताई थी कि एक काम करिएगा, जैसा टर्म आप नॉट ओनली के बाद यूज कर रहे हैं वाइस वर्सा सेम टर्म आपको क्या करना है, बट आल्सो के साथ भी यूज करना है। तो नॉट ओनली के बाद कह रहा है इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध। ये एक अच्छा वर्ड है जो कि वोकैब में अक्सर पूछा जाता है। तो आपसे पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमिनेंट। तो इमिनेंट का मीनिंग क्या होता है बंधु, इसका मीनिंग होता है फेमस। इमिनेंट का मतलब होता है फेमस। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक वर्ड और आता है रिनाउंड, ये वर्ड बहुत पूछा जाता है। तो रिनाउंड मीन्स भी होता है क्या, फेमस है। अब इमिनेंट फॉर हिज राइटिंग इन इंग्लिश, है ना। अगर आप देखेंगे और यहाँ पर क्या कह रहा है, फॉर हिज पेंटिंग ऑन स्पिरिचुअल थिंग्स, है ना। अब बैलेंस करने की बात देखो जरा। तो यहाँ पर जैसे आप बैलेंस करने गए तो फॉर से लेकर के ये पूरा प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पर भी फॉर के साथ ये जो लिख रहा है, तो ये तो दोनों बैलेंस है। इसका मतलब नॉट ओनली के बाद केवल इमिनेंट एक्स्ट्रा है ना। तो इस इमिनेंट को उठा करके कहाँ पर रखोगे, पहले ले आओ, बाकी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट होगा, दैट विल बी फर्स्ट। फिर से एक बार सुनिएगा, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ हमें टर्म बैलेंस करने हैं। ठीक है, जैसा टर्म हम नॉट ओनली के बाद यूज करेंगे वाइस वर्सा टर्म हमें बट आल्सो के बाद यूज करना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपरली बैलेंस करके देख लेना है। फॉर के बाद ऑब्जेक्ट आप लिख रहे हो, यहाँ पर भी फॉर के बाद ऑब्जेक्ट लिख रहे हो, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब ये दोनों टर्म बैलेंस, केवल इमिनेंट है तो इमिनेंट को पहले ले आओ तो बाकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आइए सेंटेंस नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। रमेश हैज़ टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर करने का मतलब होता है देखभाल करना, है ना। लुक आफ्टर 10 चिल्ड्रन बट ही वॉज नथिंग बिसाइड हिज सैलरी, है ना। और राम को क्या करना पड़ता है, राम सब्जेक्ट हो गया, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई सॉरी। और यहाँ पर कह रहा है टू लुक आफ्टर, 2 + V1 बन गया। ठीक है,
इन्फिनिटी जो इसको बोलते हो, लुक आफ्टर करने का मतलब देखभाल करना, किन की देखभाल करना, कह रहा है 10 चिल्ड्रन, ठीक है, 10 बच्चों की, बट एक कंजक्शन है, दो अलग अलग स्टेटमेंट को जोड़ा, ही हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसे 10 बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है और उसके पास उसकी सैलरी के अलावा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर बी साइड नहीं आएगा, क्या आएगा, बी साइड्स। बी साइड क्या होता है, यू नो वेरी वेल, बी साइड का मीनिंग होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, जबकि बी साइड्स का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग क्या आता है, के बगल में, इसका मीनिंग आता है के बगल में। और जब बात करते हैं बी साइड्स की, तो इसका मीनिंग क्या आता है, इसका मीनिंग आता है एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग के अतिरिक्त। तो ये ध्यान दीजिएगा, कई बार इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आपको दोनों में डिफरेंस आपसे जानने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि ये बी साइड नहीं आएगा, यहाँ पर बी साइड्स आएगा। पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट, बी साइड्स लिटरेचर। अब ये क्या, ये सही लिख रहा है बी साइड्स, कह रहे लिटरेचर के अतिरिक्त, ठीक है, कह रहा दे हैव टू स्टडी फिजिक्स, उन्हें फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है और केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही हो गया, यहाँ बी साइड्स, बी साइड नहीं यूज कर पाओगे, बी साइड्स आएगा। जैसे अगर एक स्टेटमेंट ये कहा जाए, ही केम एंड सैट, ही केम एंड सैट बिसाइड्स मी, ये लिख रहा है, वह आया और मेरे बगल में बैठ गया। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम है, ये बिसाइड्स नहीं होगा, यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, बिसाइड, ही केम एंड सैट बिसाइड मी, ठीक है। पार्ट नंबर कौन सा, अच्छा इसमें तो फिलहाल ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस आपका कैसा है, नो एरर है। आइए बढ़ते हैं आगे, ही पास द एग्जामिनेशन आल्दो ही हैड बीन प्रिवेंटेड बाय इलनेस फ्रॉम स्टडीइंग, उसने एग्जाम पास कर लिया यद्यपि उसको बीमारी के द्वारा रोका गया, किससे, फ्रॉम स्टडीइंग, पढ़ने से, है ना। तो आप जानते हो आल्दो के बारे में, जानते हो क्या, जानते हो कि आल्दो हमेशा कंट्राडिक्शन शो करता है। जो स्टेटमेंट बंधु इसके साथ लिखोगे और जो अगला स्टेटमेंट होगा, दोनों एक दूसरे को कंट्रास्ट करेंगे, ठीक है। ये कैसे होंगे, कंट्राडिक्टरी होंगे, ये बात आप जानते हो। अब क्या कहना चाह रहा है, यद्यपि ही हैड बीन प्रिवेंटेड बाय इलनेस फ्रॉम स्टडीइंग, यद्यपि उसको रोका गया पढ़ाई करने से, पढ़ाई करने से रोका गया, किसके द्वारा, इलनेस के द्वारा, फिर भी ही पास द एग्जामिनेशन, उसने एग्जाम पास कर लिया। इसका मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी है, इसका मतलब सेंटेंस आपका जो प्रॉब्लम कंजक्शन वाली है वो नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस है आपका नो एरर। बाकी प्रिवेंट के साथ आप कौन सा प्रपोजिशन यूज करते हो वो भी ध्यान रखिएगा, प्रिवेंट के साथ आप क्या यूज करते हो, प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज करते हो। छोटे छोटे पॉइंट है, पेन डाउन करते चलिएगा, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर पेन डाउन करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ओनिंग द हैवी रेन इन द मिडिल ऑफ द मैच वाज कैंसल्ड, है ना। कह रहा है भारी बारिश के कारण, मैच के बीच में भारी बारिश के कारण मैच को रद्द कर दिया गया। वैसे ज़्यादातर हम एक फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, या नहीं यूज कर रहे हैं, या तो डायरेक्ट कैंसिल लिख रहा है, कैंसिल ना लिख करके हो सकता है ये कॉल्ड ऑफ यूज कर लेता है। तो कॉल ऑफ करने का मतलब भी क्या होता है, कैंसिल करना होता है। तो ओनिंग द हैवी रेन नहीं होगा, यहाँ पर आएगा ओनिंग टू, ये विदाउट टू इनको आप लिख ही नहीं पाओगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ओनिंग। जैसे आप क्या यूज करते हो, ड्यू टू, है ना। अच्छा इनके बीच में डिफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा आते हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ पर, प्रपोजिशन में। फिलहाल ये हमारा यहाँ पर इशू नहीं है कि हम ड्यू टू और ओइंग टू के बीच में डिफरेंस डिस्कस करें। यहाँ पर मेजर जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करें, तो ओइंग के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा, तभी ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। इसका मतलब है पार्ट नंबर फर्स्ट इज इनकरेक्ट। आइए आगे चलता है क्वेश्चन नंबर 7। सुधीर इज नॉट सो मच अनइंटेलिजेंट एज मच अनएजुकेटेड। कहना क्या चाह रहा है कि सुधीर उतना ज़्यादा अनइंटेलिजेंट नहीं है जितना कि वो अनएजुकेटेड है। इसका मतलब अगर आप देखोगे, सुधीर सब्जेक्ट हो गया, एज वर्ब हो गई, नॉट एक एडवर्ब हो गया, सही है। अच्छा अनइंटेलिजेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव, कितना है, मच है, क्या बन गया, एडवर्ब। अच्छा कितना, आगे सो लिख रहा हो, एक एडवर्ब को एक एडवर्ब मॉडिफाई करता है, आगे लिख रहा है एज मच, गलत हो गया, आपको लिखना पड़ेगा एज मच एज अनएजुकेटेड। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा, पार्ट नंबर 3, एज मच एज। होपफुली ये बात भी क्लियर हो गई होगी।
आप डिग्री को कभी इनकम्प्लीट नहीं लिखते हैं, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कह रहा देयर वर सो मैनी एज वी डिड नॉट नो वेयर टू पुट देम ऑल। ठीक है, देयर वर सो मैनी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, एज वी डिड नॉट नो वेयर टू पुट देम ऑल, है ना। अब अगर आप देखेंगे इस सेंटेंस में, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक बात समझ में आएगी आपको कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो सकती है। देखो ये जो वर लिख रहा है ये सो मैनी के लिए लिख रहा है। मैनी के पहले आपने क्या लगाया, सो क्या हो गया, एडवर्ब, है ना। अच्छा, सो के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो सो के बाद एज की पेयरिंग नहीं बन रही, ये बन रही पेयरिंग स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो बन रहा है सो दैट वाला। कैसे बन रहा है मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब आप सो लिखते हो, जब आप इसके साथ दैट लगाते हो तो सेंटेंस कैसा बनता है, आगे का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली निगेटिव ही रहता है ना। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन रहा है, सो दैट का। कह रहा देयर वर सो मैनी, ठीक है, दैट वी डिड नॉट नो वेयर टू पुट देम ऑल, है ना। इतने ज़्यादा लोग हैं कि हमें पता नहीं कि उनको कहाँ कैसे रखा जा सकता है ना। तो ये यहाँ पर जो एज लगा है ये गलत है, इसकी जगह क्या यूज करोगे, दैट। और आपका स्टेटमेंट नंबर कौन सा, पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। एक ये छोटा सा प्रोसीजर है, इसको पहले आप समझ लीजिएगा। देखो एक तो ये है कि आप सो के साथ एज लगाते हो बंधु, है ना। इस पॉइंट को पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले ये समझिए। देखिए एक ये है कि सो के साथ आप दैट लगाते हो, ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर आप देखोगे तो बीच में एडजेक्टिव लिखते हो। एडजेक्टिव के कौन सी डिग्री लिखते हो, पॉजिटिव डिग्री, है। दोनों के स्ट्रक्चर आपको पता है, सो एज और सो दैट के, ठीक है। लेकिन ये तो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है जब हम सो एज एक साथ यूज करते हैं और सो दैट एक साथ यूज करते हैं। अब आपको अगर ऐसा लिखा मिलेगा तब क्या करोगे, उसके लिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर सो एज लिखा है तो आगे इन्फिनिटिव से जोड़ रहा होगा। इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1 से कनेक्ट कर रहा होगा। और सो दैट लिख रहा है तो आगे क्या लिख रहा होगा, क्लॉज लिख रहा होगा। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो सो एज और सो दैट के बीच में ये मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखिए जरा क्या कह रहा है, आई विल हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ रेडी है। सो दैट, और आगे कह रहा है नॉट टू कीप, टू कीप ये क्या है, ये आपका इन्फिनिटिव है। और जैसे आपकी नज़र कहाँ पर पड़ी, इन्फिनिटिव पे पड़ी तो इन्फिनिटिव के साथ क्या लगाते हो, सो एज लगाते हो, ना कि सो दैट। तो यहाँ पर पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वी हैव सो अरेंज्ड मैटर्स एज वन ऑफ अस इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। अब एक बात बताइए, देखो अगर ये सो एज से कनेक्ट कर रहा है तो क्या ये सो एज का स्ट्रक्चर है, नहीं, ये सो एज का स्ट्रक्चर नहीं है। ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो स्ट्रक्चर किसका बन रहा है, सो दैट का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है, सो एज सो दैट, सो एज के बीच में एडजेक्टिव, सो दैट के बीच में एडजेक्टिव। सो एज एक साथ तो इन्फिनिटिव को कनेक्ट करेगा, सो दैट एक साथ तो फिर वो किसी क्लॉज को आगे ले रहा होगा, है ना। तो ये बातें आपको मोटी मोटी ध्यान रखनी है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इवन इफ ही डिड नॉट से दैट, उसने ये नहीं कहा आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, ही डिड नॉट इंटेंड टू हर्ट योर फीलिंग, ठीक है। उसने ऐसा नहीं कहा तो मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। ही डिड नॉट इंटेंड, उसका इंटेंड नहीं था तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करना। अब ये जो इवन इफ लगा है, देखिए इफ जब लगाते हो तो आप क्या बताते हो, कंडीशन बताते हो, है ना, कंडीशन बताते हो। अच्छा, लेकिन एक बात समझिएगा, लेकिन जब आप दो या आल दो लगाते हो, आप दो लगा रहे हो या फिर आल दो लगा रहे हो तो ये क्या बताएगा, ये आपको कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बताएगा, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बताएगा, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है। ऐसे कंजक्शन है जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बताते हैं। इसका मतलब जो बात इनने पहले कही उसी को काउंटर कर रहे होंगे। तो यदि उसने ऐसी बात नहीं कही तो उसका इंटेंट तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करना नहीं था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, यहाँ पर सही आंसर होगा, आप या तो आल दो लगाएं या फिर आप दो लगाएं। फिलहाल यहाँ पर इवन इफ का यूज गलत है, तो यहाँ पर पार्ट नंबर आपका कौन सा होगा, दैट विल बी फर्स्ट। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12, अमितेश टुक हिज फ्रेंड विथ हिम, ठीक है। अमितेश टुक हिज फ्रेंड विथ हिम, अमितेश अपने मित्र को अपने साथ
और ले गया, कह रहा सो दैट टू हैव अ कंपेनियन ऑन द जर्नी, ताकि उसके साथ तो उसकी जर्नी में कोई उसके साथ हो सके। अब इसने लगाया बच्चा सो दैट। अब ये बात तो अभी आप डिस्कस करके आए कि सो एज होगा और सो दैट होगा, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे। इसको चाहिए इन्फिनिटिव, अभी बात करके आए, इसको चाहिए इन्फिनिटिव और इसको चाहिए क्या, क्लॉज, एक पूरी कंप्लीट क्लॉज। यहाँ पर जब आपका फोकस आएगा तो आप देखेंगे कि आगे टू हैव लगा हुआ है। जैसे टू हैव लगा है तो सो दैट न लगा करके हम क्या लगाएंगे, सो एज लगाएंगे, और पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी सेकंड। ठीक है, होपफुली क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, राम एंड श्याम अराइव्ड अर्ली। राम और श्याम जो है वो बहुत जल्दी आ गए, सो दैट दे माइट गेट अ गुड सीट इन द ट्रेन, ताकि उनको ट्रेन में सही सीट मिल सके, है ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पर क्या कह रहा है, सो दैट लगाया है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो दे माइट गेट अ गुड सीट इन द ट्रेन, और ये पूरी की पूरी क्लॉज लिख रहा है। अगर आप देखोगे दे सब्जेक्ट है, माइट हेल्पिंग वर्ब है, गेट मेन वर्ब है ना, तो बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब सेंटेंस कैसा होगा, ये सेंटेंस होगा आपका नो एरर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, अ मॉर्निंग वॉक इज नॉट ओनली कंड्यूसिव टू माइंड बट आल्सो टू हेल्थ। ठीक है, तो पहले तो एक बात याद कर लीजिए आप, ठीक है, ये आपको प्रीपोजिशन के बेस से बड़ा हेल्प करेगा। कंड्यूसिव, कंड्यूसिव टू का मतलब होता है सहायक, इसके साथ प्रीपोजिशन जो यूज करते हो वो यूज करते हो कौन सा, टू। तो कंड्यूसिव का मतलब होता है, कंड्यूसिव टू का मतलब सहायक। तो जो मॉर्निंग वॉक है वो ना केवल माइंड के लिए सहायक है, बल्कि हेल्थ के लिए भी। अब नॉट ओनली बट आल्सो से जब आप कनेक्ट करते हो तो दोनों टर्म बैलेंस होने चाहिए। अब आप बैलेंस करने के तो बट आल्सो के बाद आपने टू हेल्थ लिखा है, ठीक है, टू प्रीपोजिशन है, हेल्थ इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट केवल मिल रहा है। यहाँ पर अगर देखोगे नॉट ओनली के बाद तो टू माइंड तो लिखा है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट लिखा है, लेकिन ये एक्सटर्नल हो गया कौन सा, कंड्यूसिव। तो कंड्यूसिव को उठा करके कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पर। तो ये बनेगा आपका अ मॉर्निंग वॉक इज कंड्यूसिव नॉट ओनली टू माइंड बट आल्सो टू हेल्थ। तो इसका मतलब पार्ट कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी सेकंड, ये सेकंड पार्ट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। द रीजन वाई, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, द रीजन वाई के साथ क्या करना है। तो आपको पता है कि जब आप द रीजन वाई लगाते हैं बंधु, तो रीजन बताने वाला कोई भी वर्ड इसके साथ आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रेज है जो रीजन को बता रहा है ना। तो आप केवल पढ़ते जाइए, अगर प्रॉब्लम होगी तो मिल जाएगी। द रीजन वाई पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन एबल टू बिल्ड अप इट्स ट्रेड इज़ ड्यू टू, और जैसे आपकी नज़र यहाँ पर आई ड्यू टू में, तो तुरंत आपने इसको मार्क किया, ये गलत है। इसकी जगह अगर आपको लगाना है तो आप क्या लगा सकते हैं, दैट। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। होपफुली इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो द रीजन वाई के साथ मैंने बताया था आपको ड्यू टू नहीं लगाना, ओइंग टू नहीं लगाना, बिकॉज नहीं लगाना है ना, ये सभी वर्ड क्या करने, अवॉइड करने हैं। आइए आगे, अगर आपको पूरी पेयरिंग क्लियर है तो बहुत आसान तरीके से आप कर पाओगे। द कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स लेदर गुड्स बट आल्सो प्लास्टिक गुड्स, है ना। अब एक बात बताइए, देखो नॉट ओनली के बाद कह रहा है मैन्युफैक्चर्स, ये एक वर्ब है, और क्या मैन्युफैक्चर कर रही है, लेदर गुड्स, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ना केवल लेदर गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है, बल्कि ये प्लास्टिक गुड्स भी मैन्युफैक्चर कर रही है। अब अगर आप देखोगे तो बट आल्सो के बाद केवल ऑब्जेक्ट है, और नॉट ओनली के बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, इस वर्ब को उठा करके पहले ले आएंगे, है ना। तो ये करेक्ट आंसर आपका कौन सा बनेगा, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स नॉट ओनली लेदर गुड्स बट आल्सो प्लास्टिक गुड्स, दिस इज योर करेक्ट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। नॉट ओनली मैन बट आल्सो वुमेन वर चूजन फॉर द वर्क, है ना। कह रहा है न केवल व्यक्ति पुरुष बल्कि महिलाएं भी काम के लिए चूज की जाती हैं। अब एक बात बताइए, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो, सही है, नॉट ओनली के बाद पहला सब्जेक्ट, बट आल्सो के बाद सेकंड सब्जेक्ट। अच्छा, जब नॉट ओनली बट आल्सो आप लगाते हो, एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पे नॉट ओनली के बाद S1 लिखा आपने, और बट आल्सो के बाद आप क्या लिख रहे हो, S2 लिख रहे हो, है ना। तो वर्ब कम्स, इस केस में जो वर्ब आती है वो किसके अनुसार आती है, याद रखिएगा, S2 के अकॉर्डिंग आती है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो यहाँ पर वुमेन के अनुसार ये वर्ब लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब सेंटेंस जो है हमारा वो कैसा है, नो एरर है,
ठीक है, याद रखिएगा नॉट ओनली बट आल्सो से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई मतलब डाउट वाली सिचुएशन नहीं है। आइए आगे चलते हैं। 18 although he had no qualities नो क्वालिफिकेशंस बट ही गॉट द जॉब लास्ट ईयर, यदि उसके पास कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं है फिर भी उसने जॉब पाली, ये कहना चाह रहा है। अब एक बात बताइए, आपने आल्दो पढ़ रखा है बंधु, आपने क्या पढ़ रखा है आल्दो, और इसने आल्दो के साथ क्या लगा रखा है बट, जो कि बट क्या है गलत। तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आल्दो लगा हुआ है तो आल्दो के साथ बट नहीं आएगा, यहाँ पर यूज करिए आप एट, ठीक है। तो आल्दो ही हैड नो क्वालिफिकेशन एट ही गॉट द जॉब लास्ट ईयर, तो पार्ट आपका कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। डिस्पाइट ऑफ द सीवियर climb weather conditions all the students appeared at the examination ये चीज़ मैंने कल वाले सेशन में आपको बताई थी कि डिस्पाइट क्या होता है, कंजक्शन होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात कल अगर आपने ध्यान दी होगी तो मैंने कहा था डिस्पाइट एक कंजक्शन होता है ना। तो यहाँ पर ये जो ऑफ लगा रहा है ये अननेसेसरली लगा रहा है, क्योंकि ये दो अलग अलग स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है। कौन से दो अलग अलग स्टेटमेंट है, द सीवियर वेदर कंडीशंस ऑल द स्टूडेंट्स अपीयर एट द एग्जामिनेशन, है ना। तो यहाँ पर इस ऑफ को ड्रॉप करने की ज़रूरत है, ये लास्ट सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। जैसे बिकॉज ऑफ होता है, ऐसे डिस्पाइट ऑफ होता है, और विदाउट अनलेस डिस्कस किया था, इन केस ऑफ डिस्कस किया था। होपफुली आपने वो सारी चीज़ें देखी होंगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। लाइक ही बीकेम कम्पिटेंट ही वॉज गिवन मोर इंटरेस्टिंग वर्क, है ना। लाइक क्या है, देखो पहले तो ये समझ लीजिए आप, देखो लाइक के दो पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको बताए थे। एक तो ये वर्ब होता है, फर्स्ट वर्ब है, सेकंड ये क्या है, प्रपोजिशन है। अच्छा, एज के बारे में मैंने आपको बताया था, एज क्या होता है, एज आपका एक कंजक्शन होता है, सही है, और एक आपका एडवर्ब होता है। तो ये कई बार लाइक और एज के बीच में डिफरेंस के बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। एक बात और समझिएगा, अगर आप लाइक लिख रहे हो तो लाइक यहाँ वर्ब के तरीके होगा नहीं, प्रपोजिशन के तरीके, तो प्रपोजिशन के बाद तुरंत ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, इस वजह से भी लाइक गलत हो गया है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस तरीके से लाइक को हटा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आगे जो लिख रहा है वो सब्जेक्ट लिख रहा है फिर वर्ब लिख रहा है, इसका मतलब इसको सब्जेक्ट की, इसको लाइक मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब इस लाइक को हटा दीजिए और यहाँ पर क्या लगा दीजिए, एज, है ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, कई बार डायरेक्ट अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ आ रही तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लाइक के बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, जबकि एज के बाद क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। और सब्जेक्टिव केस क्यों लगाते हो, उसका रीज़न ये है क्योंकि ये कंजक्शन बन जाता है और ये लाइक क्या बन जाता है, प्रपोजिशन बन जाता है। तो दोनों के बीच में ये बेसिक डिफरेंस रहता है। क्वेश्चन नंबर 21। नो सूनर हैड आई स्पोकन टू हिम देन ही लेफ्ट द क्लास। नो सूनर सही लिखा है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, हैड पहले आई बाद में, ठीक है। नो सूनर हैड आई स्पोकन टू हिम, कोई दिक्कत नहीं है, ये नो सूनर हैड आई सही लिखा है, देन भी सही लिखा है, देयर इज नो प्रॉब्लम, सेंटेंस क्या हो गया, नो एरर। आइए बढ़ते हैं 22। सारिका नीदर कम्स हियर रेगुलरली नॉर डज सी कंप्लीट द चैप्टर, ठीक है। अब एक बात समझो, सारिका सब्जेक्ट है, नीदर कम्स, तो नीदर के बाद कम्स हियर, हियर क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, कम्स क्या हो गई, वर्ब हो गई, सही है। रेगुलरली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। नॉर, नीदर के साथ नॉर यूज करते हो, सही है। डज सी सही लिख रहा है, कंप्लीट वर्ब है, द चैप्टर इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब दोनों टर्म बैलेंस कर रहा है, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, नो एरर है। आइए क्वेश्चन नंबर 23। दो समीर वर्क वेरी हार्ड स्टिल ही कुड नॉट सिक्योर फर्स्ट डिवीजन, यद्यपि सुमित ने बहुत कठिन परिश्रम किया फिर भी वो फर्स्ट पोजीशन सिक्योर नहीं कर पाया। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो लगा रहा है और दो के साथ इसने क्या लगा रहा है, स्टिल, जो कि गलत है। यहाँ पर क्या सही आंसर होना चाहिए आपका, एट। पार्ट नंबर कौन सा बन जाएगा, थर्ड। आइए आगे चलते हैं। 24। व्हेन द बॉल रैंग देन दे रैन टू द प्ले ग्राउंड, ठीक है। जैसे ही बेल रैंग हुई, सभी के सभी कह रहा दे रैन टू द प्ले ग्राउंड, वो प्ले ग्राउंड की तरफ दौड़े। अब एक बात बताइए, एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर है,
और दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए आपको ज़रूरत किसकी होगी, कंजक्शन की। क्या आप देन लगा पाओगे कंजक्शन के तौर पर? तो मैंने एक बात बताई थी, देन क्या होता है, आपने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ये टाइम को जस्टिफाई करने वाला एक एडवर्ब होता है ना। तो इसको इवन, दो पॉइंट अगर आपको याद रहे हो तो मैंने एक बात बताई थी, इवन को और देन को कभी भी कंजक्शन, एज अ कंजक्शन आपको यूज नहीं करना है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो व्हेन लिखा है, ठीक है, ये पहली क्लॉज इसके साथ लिखी है, ये दूसरी क्लॉज यहाँ पर लिखी है, इसके बीच में देन लगा है, ये गलत है, केवल सेपरेटर से आप काम चला सकते हैं। आइए आगे। या फिर अगर आपको ये सारी बात नहीं समझ आ रही तो उसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि आप डायरेक्ट याद कर सकते हो कि इफ़ या व्हेन के साथ हम क्या करते हैं, सेपरेटर का यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं, इसके साथ आपको देन का यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नो सूनर हैड आई। नो सूनर वाला हार्डली स्कार्सली वाला, इनको तो याद ही कर लीजिए, ये जगह जगह आपको परेशान करेंगे पूरी एक्सरसाइज में। क्या कह रहा है, नो सूनर हैड ही रीच्ड, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हैड पहले ही बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेशन विथ हिज फ्रेंड, देन गलत हो गया, यहाँ पर क्या आएगा, THAN, स्पेलिंग गलत कर दी है उसने, ये ध्यान दीजिएगा। तो छोटी छोटी माइन्यूट सी प्रॉब्लम कई बार दे देता है। क्वेश्चन नंबर 26, द शॉप्स वर क्लोज्ड एज आई कुड नॉट बाई एनीथिंग। ठीक है, कह रहा है जो सभी के सभी जो शॉप्स थी, जो दुकानें थी वो बंद थी। ठीक है, आई कुड नॉट बाई एनीथिंग, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खरीद सका। तो यहाँ पर एज नहीं आएगा, क्योंकि एज तो रीजन बताएगा, ये रिजल्ट है कि क्यों नहीं खरीद सका, इसका मतलब यहाँ पर सही आंसर होगा आपका सो। तो ये करेक्ट आंसर होगा। तो शॉप्स वर क्लोज्ड सो आई कुड नॉट बाई एनी थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इस एज को ड्रॉप करके आप क्या ले आइए, सो ले आइए। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27, रश्मि स्पीक्स आई इंग्लिश अ लिटिल इंग्लिश एज आई टॉक टू हर थ्रू एन इंटरप्रिटेटर। ठीक है, तो रश्मि आस्क स्पीक्स अ लिटिल इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं है, एज आई टॉक्ड टू हर थ्रू एन इंटरप्रिटेटर, सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका क्लियर है। 27 के बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28, अमित हैज़ टू अर्न अ लॉट्स ऑफ मनी एज दैट ही कैन बाई फॉर हिज चिल्ड्रन नाइस फूड एंड क्लास। तो अमित जो है उसको बहुत सारा पैसा अर्न करना पड़ता है ताकि वो अपने बच्चों के लिए बढ़िया फूड और क्लॉथ्स खरीद सके। तो यहाँ पर जो एज दैट लिखा है, पहली बात तो एज दैट होता नहीं है, या तो आप सो एज यूज करते हो या फिर आप सो दैट यूज करते हो। एज दैट की तो कोई पेयरिंग है ही नहीं। ठीक है, ये दोनों करेक्ट होते हैं, आप जानते हो। क्या एज दैट कहीं पेयरिंग बनता है, ये इसकी पेयरिंग तो नहीं बनती है, तो ये इनकरेक्ट है। तो इसका मतलब यहाँ पर एज दैट जो लिख रहा है इसकी जगह आप क्या यूज करिए, सो दैट यूज करिए, बाकी स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं बंधु। क्वेश्चन नंबर 29, सो यू डोंट माइंड माई सेइंग सो आई थिंक यू आर पार्सली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, है ना। अब ये जो सो है ये अननेसेसरली लगा रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। कह रहा है यू डोंट माइंड माई सेइंग, है ना, तुम जो मैं बात जो कह रहा हूँ उसको माइंड नहीं करते। सो आई थिंक, इसलिए मुझे लगता है, यू आर पार्सली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ठीक है, इसलिए मुझे लगता है तुम इस लॉस के लिए, ठीक है, आंशिक रूप से रिस्पॉन्सिबल हो। तो यहाँ पर पार्ट आपका कौन सा इनकरेक्ट होगा, दैट विल बी फर्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 30, नॉट ओनली ही अब्यूज द बेगर बट आल्सो बीट हिम यस्टरडे इवनिंग। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉट ओनली के बाद इसने सब्जेक्ट लिखा है, अब्यूज्ड लिखा है, अब्यूज्ड वर्ब हो गई, द बेगर क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब यहाँ पर देखोगे बट आल्सो के बाद बीट क्या हो गई, वर्ब हो गई, हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर दोनों को टैली करो तो सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पर है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो केवल और केवल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है ना। वहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों है, यहाँ पर क्या है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट केवल है। तो इसको जब आप बैलेंस करोगे तो ये जो सब्जेक्ट है ये एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो इसको उठा करके पहले ले आइए, बाकी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये ही जो है ये स्टार्टिंग में चला जाएगा, बाकी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। होपफुली ये बात क्लियर हो गई होगी क्वेश्चन नंबर 30 तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, स्टिल ही कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन, फिर भी वह एग्जामिनेशन में
वो एग्जामिनेशन पास नहीं कर सका। तो यहाँ पर जैसे ही आपकी नज़र पड़ेगी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यहाँ पर मेजर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपने 2 लगा रखा है और 2 के साथ आपने स्टिल लगा रखा है। तो यहाँ पर स्टिल को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, एट से। क्लियर, क्योंकि 2 या ऑल्दो के साथ पेयरिंग किसकी बनती है, एट या स्टिल की बनती है। होपफुली क्वेश्चन नंबर 31 क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू 32। हिज बिहेवियर वाज सो बैड एज वी ऑल रिफ्यूज टू रिसीव हिम इन आवर इंस्टीट्यूट। उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा ख़राब था कि हम सभी ने मना कर दिया उसको अपने इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने से, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सही पेयरिंग सो एज लगा रहा है, जो कि पेयरिंग गलत है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्ट्रक्चर बन रहा है किसका, सो दैट का। क्लियर, तो यहाँ पर आप क्या करें, एज को हटा करके क्या लगाएंगे, सो दैट। अब मीनिंग एक बार देख सकते हैं, कह रहा है हिज बिहेवियर वाज सो बैड, उसका व्यवहार इतना ज़्यादा खराब था कि हम सभी ने उसको अपने इंस्टीट्यूट में प्रवेश लेने से रोक दिया। पार्ट नंबर आपका कौन सा इनकरेक्ट होगा, दैट विल बी 3rd। ठीक है, आइए 33 पर चलते हैं। आई शैल गिव अप मैनी क्लेम सो यू मे हैव द प्रॉपर्टी। आई शैल गिव अप माई क्लेम। ठीक है, मैं अपना क्लेम जो है वो उसको क्या कर दूंगा, गिव अप कर दूंगा, छोड़ दूंगा। सो यू मे हैव द प्रॉपर्टी, ताकि प्रॉपर्टी तुम्हारी हो सके। तो यहाँ पर ये जो केवल सो लगा रहे हो इसका मीनिंग तो इसलिए होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा सो दैट। तो सो से ये मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा, ये मीनिंग कंप्लीट होगा जा करके सो दैट से। तो आई शैल गिव अप, मैं क्या करूंगा, गिव अप कर दूंगा, छोड़ दूंगा माई क्लेम, ताकि तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी मिल सके, ऐसा कहना चाह रहा है। पार्ट आपका कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी 2nd। 34 द टीचर आस्क्ड दैट व्हाई आई वाज लेट लास्ट नाइट। अब जैसे आप इसको चेक करेंगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि द टीचर क्या है, सब्जेक्ट है, आस्क क्या है, वर्ब है, दैट क्या है, कंजक्शन है, व्हाई क्या है, कंजक्शन है। क्या 2 कंजक्शन एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है, क्या डबल कंजक्शन कॉन्जिक्यूटिवली आप यूज कर सकते हो। तो आपके 2 आंसर होने चाहिए, यस या नो, है ना, दोनों चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ आपने बड़े आसान तरीके से पढ़ी है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्लॉजेस कितनी हैं। आगे अगर 2 क्लॉजेस हैं तो डबल कंजक्शन आ सकता है, सिंगल क्लॉज है तो फिर एक ही कंजक्शन आएगा। तो यहाँ पर फिलहाल चेक करिए, आई वॉज लेट लास्ट नाइट, तो ये तो एक ही क्लॉज लिखी है, सिंगल स्टेटमेंट लिखा है, और जब सिंगल स्टेटमेंट लिखा है तो कंजक्शन भी एक ही आना चाहिए। तो यहाँ पर डबल कंजक्शन जो दैट और व्हाई लगा रहा है वो आपका इनकरेक्ट होगा। और इनमें से कौन सा इनकरेक्ट होगा, आस्क्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हो तो इंट्रोगेटिव वर्ड कंजक्शन का काम करेगा। ये तो असर्टिव वाले पे आता है, तो दैट को रिमूव करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। तो ये ध्यान दीजिएगा, डबल कंजक्शन दिए हैं तो तुरंत चेक करना है, यू हैव टू चेक कि वो डबल कंजक्शन 2 अलग अलग स्टेटमेंट के लिए है या सिंगल स्टेटमेंट के लिए है, उसके बाद डिसाइड करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हार्डली हैड ही लेफ्ट द इंस्टीट्यूट देन इट बिगेन टू रैन हैवली। जैसे ही उसने इंस्टीट्यूट छोड़ा वैसे ही तेज बारिश होने लगी। यहाँ पर जैसे आप देखोगे तो हार्डली लिखा है और हार्डली के साथ देखिए इन्वर्जन लगा रहा है, करेक्ट है, लेकिन इसके साथ सही कंजक्शन जो आता है वो क्या आता है आपका व्हेन। इसने क्या लगा रखा है, देन, दैट्स वाई पार्ट नंबर कौन सा इनकरेक्ट होगा आपका 3rd। ठीक है, आइए 35 के बाद बात करते हैं 36 में। पुष्पा डिड नॉट लीव द हाउस लेस्ट समवन विल रिकॉग्नाइज हर, है ना। अब इसको जैसे आप देखोगे तो पुष्पा डिड नॉट लीव, पुष्पा सब्जेक्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, लीव मेन वर्ब है, द हाउस इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लेस्ट के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं कि लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि, या कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है। इसके साथ क्या कर यूज करते हैं आप, शुड का यूज करते हैं, एक ही मॉडल वर्ब यूज होती है, दैट विल बी शुड। वो कौन सी यूज होने वाली है, शुड। दूसरा ये निगेटिव वर्ड है तो इसके साथ कोई भी दूसरा निगेटिव वर्ड आपको नॉट वगैरह नो वगैरह नहीं यूज करने हैं। तो यहाँ पर जैसे देखोगे तो लेस्ट लगा और लेस्ट के साथ इसने विल लगा रखा है जो कि गलत है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, शुड। ठीक है, तो पुष्पा डिड नॉट लीव द हाउस लेस्ट समवन शुड रिकॉग्नाइज हर। तो पार्ट नंबर आपका कौन सा बनेगा, दैट विल बी 3rd, जो कि इनकरेक्ट पार्ट होगा, दैट विल बी 3rd। आइए 36 के बाद बात करते हैं बच्चा 37 पे। While coming down stairs, you must grab the iron rail
एट योर साइड लेस्ट यू स्लिप ऑफ। कह रहा है जिस समय डाउन स्टेयर सीढ़ियों से उतर रहे हो, आप आ रहे हो, तो यू मस्ट ग्रैब द आयरन रेल। ठीक है, तो जो आयरन रेल लगी हुई है उसको तुम्हें ग्रैब करके चलना है, पकड़ करके चलना है। एट योर साइड, अपने साइड में, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू स्लिप ऑफ, नहीं, यू शुड स्लिप ऑफ। क्यों? क्योंकि जैसे आपको शुड का मीनिंग समझ आया वैसे आपको आगे लेस दिखाई दे रहा है, और लेस देखते ही आप तुरंत देन एंड देयर शुड के साथ जाना पसंद करेंगे। तो राइट आंसर विल बी फोर्थ। 37 के बाद 38, ही डाउट्स वेदर यू विल पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर नॉर नॉट। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, देखो दो चीजें हैं। कह रहा है ही डाउट्स, संदेह कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब डाउट होगा तो सर्टेनिटी नहीं होगी, सर्टेनिटी नहीं होगी तो आप क्या लगाएंगे, इफ या वेदर। सही लगाए वेदर, लेकिन आगे चेक करिए। कह रहा है यू विल पास द एग्जामिनेशन दिस ईयर, और यहाँ पर लिख रहा है नॉर नॉट। पहली बात तो ये गलत हो गया, नॉर नॉट कैसे लिख सकते हो? ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हो गए, निगेटिव हो गए, तो ये बात तो गलत हो गई कि नॉर नॉट अगर लिख रहे हो तो ये दोनों रॉन्ग हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आना चाहिए और नॉट। और क्यों लगा रहे हो? क्योंकि पेयरिंग वेदर के साथ और की पेयरिंग बनती है। यू नो वेरी वेल कि वेदर के साथ हम क्या करते हैं, और का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए था आपका क्या, और नॉट। कई बार इतना लेट वो आंसर मतलब जो क्वेश्चन का रियल आंसर होता है वो इतना लास्ट में ले जाता है कि आप वहां तक पहुंचते पहुंचते उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। अनलेस यू डू नॉट गिव योर बैड हैबिट्स, गिव अप योर बैड हैबिट्स यू विल रिपेंट। जब तक आप अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक आप हमेशा पछताते रहेंगे, रिपेंट करते रहेंगे। रिपेंट करने का मतलब पछताना, रिग्रेट करना, है ना। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, कंडीशन बताता है, यू नो वेरी वेल। अनटिल टाइम बताता है, अनलेस कंडीशन बताता है, या यूं कहे कि टाइम कम कंडीशन ज़्यादा बताता है ना। ये बात ऑलरेडी मैंने आपको इसके पहले सिखा रखी है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो अनलेस के बाद इसने क्या लगा रखा है, डू नॉट लगा रखा है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? नॉट गलत है, नॉट हटाएंगे तो डू भी हटेगा, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ आप क्या करते हो, नॉट का यूज नहीं करते हो, है ना, डू का यूज नहीं करते हो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो यहाँ पर क्या होगा, अनलेस यू गिव अप योर बैड हैबिट्स, और ये एक कंडीशन बता रहा है इसलिए इसने अनलेस लगाया। वो बात भी सही है, डू नॉट को जैसे रिमूव करोगे तो यू प्लूरल है तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहने वाली है। तो पार्ट जो आपका इनकरेक्ट होगा दैट विल बी फर्स्ट। आइए चलते हैं 40 की तरफ। सपोजिंग इफ आई गिव यू अ चेक हाउ विल यू इन कैश इट। इससे मान लो मैं तुम्हें एक चेक दे देता हूं तो तुम इसको कैसे इन कैश करोगे, ये कहना चाह रहा है। और जैसे ही आपने पढ़ा सपोजिंग इफ, बस दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि आपको आपका आंसर मिल चुका है कि सपोज या सपोजिंग के साथ हम इफ का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे, एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो आप सपोजिंग को ड्रॉप कर दीजिए या तो आप इफ को ड्रॉप कर दीजिए। एक को ड्रॉप कर दीजिए, आप करेक्ट आंसर तक पहुंच चुके होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बात करते हैं। 41 क्या कहना चाह रहा है बच्चा, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है लाइक द कमीशन इज गोइंग टू रिक्रूट न्यू कैंडिडेट, है ना, इट विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, है ना। अब एक बात बताओ, देखो अगर इस क्वेश्चन का आप पोस्टमार्टम करोगे तो एक बात आपको समझ में आएगी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। क्या समझ में आएगी वो देखिए, लाइक और एज के बीच में डिफरेंसेस जो कि लगातार आप पढ़ रहे हो। तो लाइक एज अ प्रपोजिशन काम करता है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए। अब जैसे इसको आपने देखा तो कह रहा है इज वर्ब है, इज गोइंग वर्ब है, तो ये द कमीशन क्या बन गया, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। तो लाइक तो यहाँ लगने से रहा, तो इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, एज, है ना। एज द कमीशन इज गोइंग टू रिक्रूट न्यू कैंडिडेट्स, क्योंकि कमीशन जो है वो नए कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने जा रहा है। एज यहाँ कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है, और एज जब कंजक्शन के रूप में यूज करते हो तो ये क्या बताता है, किसी चीज़ के रीजन को बता रहा होता है ना। तो यहाँ पर ये रीजन बता रहा है। क्या रीजन बता रहा है, कह रहा है जो कमीशन है वो नए कैंडिडेट्स को रिक्रूट करने जा रहा है, इट विल नॉट हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, 41 क्लियर बंधु। 42 की तरफ बढ़ते हैं। आइए, यंग दीपक अपीयर्ड इन द पार्ट ऑफ जूलियट, है ना।
जो यंग दीपक है वो अपीयर हुआ इन द पार्ट ऑफ जूलियट, जूलियट के पार्ट में अपीयर हुआ, लाइक द बॉयज यूज टू डू एट द टाइम ऑफ शेक्सपियर। अब जैसे इसने लाइक लगाया है, जहां पर इसने लाइक लगाया है, बस वहां पर आपका मेन फोकस होना चाहिए कि इसने जो लाइक लगाया है, लाइक के बाद आप क्या लिख रहे हो, कह रहे हैं द बॉयज, सब्जेक्ट हो गया, यूज टू डू वर्ब हो गई, सही है। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता क्योंकि इसके बाद वर्ब लिखी है, तो इसका मतलब है इसको ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लाइक को चेंज करना पड़ेगा और लाइक की जगह क्या लिखोगे आप, एज। ठीक है, जैसे एक स्टेटमेंट में और बताता हूँ आपको, मैंने कहा ही वर्कड हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, वर्क्स हार्ड लाइक, ठीक है, आई ऑब्लिक मी। ठीक, एक स्टेटमेंट ये है, मैंने कहा ही वर्क्स हार्ड, लाइक आई डू, ये दो स्टेटमेंट लिखे हैं। अब दोनों स्टेटमेंट से जो लाइक और एज का डिफरेंसेस है ये क्लियर होने वाला है। अब अगर आप दोनों स्टेटमेंट को कंपेयर करके देखो तो पहले वाले स्टेटमेंट में ये पॉसिबल है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि आप लाइक लगा रहे हैं, यहाँ पर मी लगा लें, है ना। अच्छा, मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया तो लाइक यहाँ पर प्रपोजिशन के तरीके यूज कर पा रहे हो, करेक्ट भी है, ठीक है। लेकिन सेकंड वाले पे अगर देखोगे तो ही वर्क्स हार्ड, लेकिन यहाँ पर अगर आपकी नज़र पड़ी तो सब्जेक्ट है और वर्ब है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये लाइक नहीं लिख पाओगे क्योंकि इसको चाहिए ऑब्जेक्टिव केस आगे है नहीं, तो इसको ड्रॉप करके फिर क्या लिखोगे आप, एज। तो अगर आगे कहीं क्लॉज दिया गया है, इसका मतलब सब्जेक्ट लिखा गया है, तो फिर लाइक ने यूज करके आप क्या यूज किया करिए, एज यूज किया करिए। तो ये बेसिक डिफरेंस है लाइक और एज में, जगह जगह क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द परफॉर्मेंस हैड हार्डली बिगन व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। ठीक है, जैसे परफॉर्मेंस चालू हुई लाइट चली गई, ये कहना चाह रहा है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हार्डली लगा रहा है, हार्डली मिडिल में लगा रहा है, तो इन्वर्जन वाली बात तो खत्म हो गई। जब इन्वर्जन वाली बात खत्म हो गई तो केवल ये चेक करना है, और हार्डली के साथ आप वेन लगाते हो तो सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, नो एरर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। कह रहा है हीरा डिड नॉट डेयर टू लीव द हाउस लेस्ट समवन में रिकॉग्नाइज हिम। पहले सेंटेंस का मीनिंग देख लीजिए, हीरा डिड नॉट डेयर, हीरा साहस नहीं करता, टू लीव द हाउस, घर को छोड़ने का उसने साहस नहीं किया, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि समवन में रिकॉग्नाइज हिम, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे पहचान ले। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। जैसे लेस्ट दिखाई दिया वैसे आप आंसर के नियर अबाउट पहुंच गए, क्योंकि लेस्ट के बारे में आपको पता है कि लेस्ट के साथ हम क्या नहीं यूज करते, मे का नहीं यूज करते, एक ही मॉडल लगाते हैं, दैट विल बी शुड। ठीक है, वो कौन सी होगी, शुड। किस पार्ट में प्रॉब्लम होगी, पार्ट नंबर विल बी 4th। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ हर एक टॉपिक में कि इसके बाद जब आप मिसलेनियस में पहुँचेंगे ना तो वहाँ पर आप बहुत बेजोड़ तरीके से आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि हर एक सेक्टर में आपने डिटेल में काम कर रखा है, चाहे वो किसी भी तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच हो या फिर उसके अलावा जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स बचते हैं, तो फिर आपको एक्चुअल में जो एक्चुअल परफॉर्मेंस नंबर, देखिए एक्चुअल में यूपीएससी में इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है। जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, इंग्लिश का एक मेजर रोल है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करना पड़ेगा। इसीलिए नंबर आप क्वेश्चन भी मैंने बढ़ा दिए हैं। इस क्लास के बाद भी आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके प्रैक्टिस में कहीं किसी तरीके कोई कमी पेशी ना रहे, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी बुक वैसी अवेलेबल नहीं है जो इस लेवल के प्रैक्टिस को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करके आपको प्रोवाइड की जा सके, है ना। चलिए, तो फिलहाल ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बढ़ते हैं 45, अनलेस यू हैव नो ऑब्जेक्शन आई शैल सी यू टुमारो। देखो, जब प्रॉब्लम ना मिला करे तो मैं कहता हूँ बार बार आप सेंटेंस ब्रेक करने पर आ जाएं तुरंत, है ना। अनलेस क्या है, एक कंडीशनल वर्ड है, यू सब्जेक्ट हो गया, हैव वर्ब हो गई, कह रहा नो ऑब्जेक्शन। जब तक तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आई शैल सी यू टुमारो है, यदि तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो भाई कल मिलते हैं। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अब देखो, वैसे तो आपको सेंटेंस हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपको सही लगे,
पहली नज़र में हो सकता है आपको सेंटेंस में प्रॉब्लम ना समझ आए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, लेकिन जैसे आप अनलेस पर आपकी नज़र पड़ेगी और यहाँ पर नो पर नज़र पड़ेगी, आप तुरंत श्योर हो जाएंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। वो प्रॉब्लम क्या क्रिस्टल क्लियर है कि आपने अनलेस के साथ नो लगा रखा है, डबल निगेटिव वर्ड। अब देखो एक चीज़ और मैंने बात बताई थी आपको कि जिस क्लॉज में अनटिल अनलेस लगा है उस क्लॉज के साथ वाली क्लॉज में कोई दूसरा निगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो नो लिख रहा है ये गलत है, तो इसको ड्रॉप कर देंगे तो सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा, करेक्ट। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। कह रहा सी बिहेव्ड इन सच अ मैनर दैट देन ऑल डिसलाइक्ड हर। कह रहा सी बिहेव्ड इन सच अ मैनर, उसने इस तरीके का व्यवहार किया कि ऑल डिसलाइक्ड हर, कि सभी ने उसको नापसंद किया। ये कहना चाह रहा है कि सभी जितने भी लोग थे और सभी ने उसको नापसंद कर दिया। अब आप सच के बारे में जानते हैं, है ना, सच जो कि एक सत्य है ना, सत्य जो कि श्रेष्ठ है। चलिए, सच के साथ आप क्या करते हैं, एज या दैट का यूज करते हैं, एज या दैट का यूज करते हैं, है ना। दोनों डिफरेंसेस आपको पता ही है। तो यहाँ पर इसने क्या लगा रखा है, देन लगा रखा है, जो कि गलत है, ठीक है। बाकी एज या दैट में क्या आएगा ये कमेंट करके आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, दे आस्क्ड हिम दैट ही वाज गोइंग टू अटेंड द पार्टी, ठीक है। ही आस्क्ड हिम, क्या कहना चाह रहा है, कह रहे दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उससे पूछा, दैट ही वाज गोइंग टू अटेंड द पार्टी, कि वह पार्टी अटेंड करने जा रहा है। अब अगर आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और नरेशन बनाने की कोशिश कर रहा है तो आगे कंजक्शन लगा रहा है दैट। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप दैट नहीं लगाते हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय आप क्या करते हो, वहाँ पर या तो इफ़ या वेदर। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पर एक काम बेसिकली हम लोग कर रहे होते हैं, वो ये कि या तो कंजक्शन इफ़ या वेदर लगाते हैं अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इफ़ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब, इफ़ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब, यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो हम क्या करते हैं, इफ़ या वेदर का यूज करते हैं। अदरवाइज हम क्या यूज करते हैं उस केस में, या तो क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड ही कंजक्शन का काम करता है। इफ सेंटेंस स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा तो वही क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम कर जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर इसने आस्क लगाया, आगे दैट लगाया, दैट लगाते नहीं हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा। कोई क्वेश्चन वर्ड तो दिया नहीं, तो इसका मतलब पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। बढ़ते बंधु क्वेश्चन नंबर 40, एट एज सून द टीचर इंटर्ड द क्लासरूम ऑल द बॉयज स्टूड अप। जैसे ही टीचर ने क्लास में प्रवेश किया सभी के सभी स्टूडेंट खड़े हो गए, ठीक है। तो एज सून द टीचर, ये तो गलत लिखा है, स्ट्रक्चर ही गलत लिखा है। आप डिग्री कभी इनकम्प्लीट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका, एज सून एज, ये करेक्ट आंसर होगा। एज सून एज द टीचर इंटर्ड द क्लासरूम ऑल द बॉयज स्टूड अप, तो यहाँ पर एज सून नहीं होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एज सून एज। होपफुली ये बात भी समझ में आगे होगी। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या लिख रहा है, कह रहा है द मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका वाज पोस्टपोन्ड, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच जो मैच होना था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। पोस्टपोन करने का मतलब स्थगित कर दिया गया। व्हेन द प्लेग्राउंड वाज वेट, ठीक है, जो प्लेग्राउंड है वो गीला था, ड्यू टू हैवी रेन्स, ठीक है, भारी बारिश के कारण जो प्लेग्राउंड था वो कैसा था, वेट था, इसलिए जो मैच था उसको रद्द कर दिया गया। या मैच को रद्द कर दिया गया क्योंकि रीजन बता रहा है ये तो। व्हेन तो टाइम, व्हेन जो कंजक्शन है वो टाइम बताने वाला कंजक्शन है ना, तो यहाँ पर व्हेन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एज लगा सकते हो, बिकॉज लगा सकते हो, ठीक है, या फिर सिंस लगा सकते हो आप। इस तरीके से ये पूरी चीज़ आप पढ़ चुके हो। तो एज द प्लेग्राउंड वाज वेट ड्यू टू हैवी रेन्स, क्योंकि जो प्लेग्राउंड था वो पूरी तरीके से वेट था, गीला था, बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, ड्यू टू हैवी रेन्स, भारी बारिश के कारण, ठीक है। तो पार्ट जो आपका इनकरेक्ट होगा दैट विल बी सेकंड।
और आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका इस प्रैक्टिस का आखिरी क्वेश्चन है। द रीजन व्हाई दिस बुक सेल्स सो वेल इज बिकॉज इट इज रिटन इन अ लूसिड एंड प्लीजेंट स्टाइल। द रीजन वाई, कारण बता रहा है। क्या कारण बता रहा है? कह रहा है दिस बुक सेल्स सो वेल इज सो वेल। ये जो बुक है वो इतनी ज़्यादा बिकी, कह रहा है इज बिकॉज, ऐसा इस वजह से, इट इज़ रिटन इन अ लूसिड एंड प्लीजेंट स्टाइल, क्योंकि इसको लूसिड और प्लीजेंट स्टाइल में लिखा गया है। अब लूसिड का मतलब क्या होता है? क्लियर। ये ध्यान देना, ये वर्ड बुक में कई बार पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूसिड, तो ध्यान रखिएगा लूसिड मीन्स होता है क्लियर है। अब द रीजन वाई के साथ आप क्या करते हो? तो सिंपल सा पॉइंट आपको पता चलेगा कि सर द रीजन वाई के साथ हम क्या नहीं लगाते हैं, इसके साथ हम कोई भी रीजन बताने वाला दूसरा वर्ड नहीं लगाते। जैसे कि यहाँ पर बिकॉज लगा रखा है इसने, तो बिकॉज ये हटेगा यहाँ पर अगर आप सिंपल सा दैट लगा सकते हैं तो आप लगा लीजिए, बाकी स्टेटमेंट हो जाएगा आपका करेक्ट। आइए बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं वो कैप्स की। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो बात थी आपकी ग्रामर की बात थी, ग्रामर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थी। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? बात करते हैं हम लोग वो कैप के बारे में। तो आइए देखते हैं वन वन वर्ड बाय वर्ड करके हम देखते हुए चलते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा फोकस नहीं होगा, बहुत ज़्यादा सिनोनिमस में नहीं लिखूंगा, ठीक, केवल वर्ड और उसका मीनिंग, ठीक है, और उस वर्ड को मेमोराइज कैसे करना है थोड़ा सा उस पर कोशिश, जैसे कि कर रहे थे हम लोग। अनकॉन्शियनेबल, ठीक है। अब ये वर्ड जो बना है इसको पहले तोड़ने की कोशिश करो। इसका मतलब होता है अचेत कह सकते हो, ठीक है, विवेकहीन कह सकते हो। एक वर्ड में अगर हिंदी अर्थ बोलोगे तो क्या मीनिंग आएगा? विवेकहीन या विवेक शून्य, ठीक है। जब व्यक्ति की जो कॉन्शियसनेस है वो बिल्कुल शून्य हो जा रही है, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति जो है वो जीरो हो जा रही है, उसी को बोलते हैं अनकॉन्शियनेबल। एबल मतलब योग्य, असमर्थ, ये एडजेक्टिव बताएगा, BLE लास्ट में लगाते हो तो क्या होता है? एडजेक्टिव। और यहाँ पर देखो कि SCI, ये जो SCI है इसका मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब होता है जानना, है ना। कौन मतलब होता है विथ, है ना। जब आप अपने स्वयं के ब्रेन से या स्वयं के माइंड से चीज़ों को समझ पाते हैं तो उस सिचुएशन वो स्टेट क्या है? कॉन्शियनेबल है, ठीक है, होश में हैं आप फेंटेड नहीं है, आप बिल्कुल अवेयर हैं चीज़ों से। जब आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। लेकिन यूएल लगा दिया तो अपोजिट बन गया, तो इसलिए क्या बन गया? विवेकहीन। विवेकहीन का मतलब अनअवेयर कह सकते हो इसको, अनअवेयर, ठीक है, ये कह सकते हो। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। अनअवेयर मतलब जो अनजान है, ठीक है, जो समझ नहीं। इसका मतलब क्या कह सकते हो? फेंटेड भी कह सकते हो, जो बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है? फेंटेड है, बेहोश है, ट्रॉमा में, ये कह सकते हो आप, कोमा में है ना। तो फिलहाल ये वर्ड क्लियर हुआ। सेकंड में आते हैं अनब्रीडल्ड। अनब्रीडल्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेलगाम। बेलगाम का मतलब होता है जो नियंत्रण में पूरी बिल्कुल भी नहीं है, उसको बोलते हैं बेलगाम। अब देखो, ये पहले तो ये समझ लीजिए, एक ब्राइडल होता है, ये BRIDAL, और एक ये है आपका ब्रीडल, BRIDLE। ब्रीडल का मतलब होता है ये घोड़े की जो लगाम होती है उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे हॉर्स को कंट्रोल किया जाता है। द रोप इन विच एनी हॉर्स कैन बी कंट्रोल्ड है, उसको बोलते हैं ब्रीडल। तो अनब्रीडल्ड, ठीक है, ब्रीडल्ड करने का मतलब अब इसी को वर्ब बना दिया आपने, ब्रीडल को ही ब्रीडल्ड बना दिया, इसका मतलब वर्ब बना दिया आपने, और उसी में आपने क्या लगा दिया? UN, है ना। तो अनब्रीडल्ड का मतलब, ब्रीडल्ड का मतलब जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना। ब्रीडल्ड मतलब जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो ये कैसा है? अनकंट्रोल्ड, 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 या फिर आप कह सकते हो अनरिस्ट्रेन्ड, अनरिस्ट्रेन्ड, ठीक है, या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड, ये कह सकते हो आप, अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। चलिए फिलहाल अगले वर्ड पे आते हैं, यूनेनिमस। UNA वर्ड सेम के लिए आता है, UNI या UNA वर्ड सेम के लिए आता है। तो यूनेनिमस का मतलब होता है एक मत,
इसका मतलब होता है एक मत, सर्वसम्मत। एक शब्द में अगर लिखना चाहते हो तो सर्वसम्मत, जब सबकी ओपिनियन एक जैसी है तो उसी को बोलते हैं यूनेनिमस। ओयूएस का देखो कहाँ कहाँ से तोड़ सकते हो, यूएनएस से तोड़ सकते हो आप, ओयूएस से तोड़ सकते हो। ओयूएस का मतलब एडजेक्टिव हो गया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है ना। तो इसका मतलब है जब सबकी ओपिनियन सेम है, सभी एक ही बात को कह रहे हैं, तो उस समय जो सिचुएशन होगी वो यूनेनिमिटी वाली सिचुएशन होगी। वो पर्सन कैसा होगा, यूनेनिमस होगा। तो यूनेनिमस का मतलब एक रूप, इसका मतलब है एकॉर्ड, डिस्कॉर्ड नहीं, एकॉर्ड। क्या कह सकते हो, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, सभी के सभी क्या है, किसी बात को लेकर के पूरी तरीके से सहमत है। या इसी के लिए एक वर्ड आता है कंसेंसस। कंसेंसस इसका मतलब भी होता है सर्वसम्मति। ठीक है, आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अम्पटीन। अम्पटीन का मतलब होता है, ठीक है, असंख्य, अनगिनत। ठीक है, ये कह सकते हो आप। इसका मतलब क्या कह सकते हो, असंख्य, असंख्य या फिर अनगिनत, जिसकी संख्या नहीं है, जो लिमिटेड नहीं है, जो अनलिमिटेड है। ठीक है, जैसे आप देखो ये टीन में जो चीज भरी हुई है वो कैसी है, अम्पटीन है ना। अम्पटीन मतलब अनगिनत। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो माई रियार्ड, माई रियार्ड। जैसे आप क्या कह सकते हो, न्यूमरस, न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब हो गया असंख्य। ठीक है, या फिर मल्टीट्यूड, संख्या में बहुत ज़्यादा है, मल्टीट्यूड है, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये सभी वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हो। है रियाद में जो लोग आते हैं उनकी संख्या कैसी है, एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। तो मायरियाड मतलब होता है अनगिनत, है, असंख्य, अम्पटीन जिसको कहते हो। ठीक, अम्ब्रेज, अम्ब्रेज का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, क्रोध, गुस्सा। इसके लिए वर्ड पीछे आप देख चुके हो, है, क्रोध या गुस्सा। ठीक, तो अम्ब्रेज को अंग्रेज से याद कर सकते हो। अंग्रेजों को देख करके भाई साहब एक अजीब टाइप का गुस्सा आता है हम लोगों के अंदर। ठीक है, किस तरीके से उन्होंने हमको बर्बाद किया। हालांकि आज की डेट में भी बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे कैसे बर्बाद कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ ही विदेशी खिलाड़ी 18-18 करोड़ में खरीदे जा रहे हैं और हम बड़े खुश होते हैं। ठीक है, कि हमारी टीम में खरीदा गया, हमारी टीम। ठीक है, जो भी आपकी फेवरेट फ्रेंचाइजी आप उसके लिए सोचते हो। ठीक है, लेकिन एक्चुअल है तो वो देसी खिलाड़ी है। तो उस समय जो माध्यम था वो दूसरा था, इस समय जो माध्यम है वो दूसरा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, कंगाल तो हमें ही कर रहे हैं। तो अम्ब्रेज का मतलब हो गया अंग्रेजों से याद कर सकते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या, एक तरीके से एंगर, डिस प्लेजर कह सकते हो आप, डिस प्लेजर। रिसेंटमेंट एक वर्ड आता है, रिसेंटमेंट ये कह सकते हो आप। या फिर एक सिंपल सा वर्ड आपका FURY आता है। या फिर आप ये कह सकते हो रैत, रैत का मतलब भी गुस्सा होता है। ठीक है, और रैत के बारे में शायद दो बातें पढ़ी थी हमने। एक रैत आपका WREATHE, इसी में ई लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगी, फूलों की माला या हार। तो अंग्रेज को अंग्रेजों से याद कर सकते हो, अंग्रेजों को देख करके हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है ना। तो अंग्रेज, अंग्रेज। यूबिक्विटस बड़ा प्यारा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो सब जगह व्याप्त हो, सब जगह पाया जाए, उसको क्या बोलते हैं, यूबिक्विटस, है ना। हर जगह व्याप्त होने वाला। ठीक है, जो हर जगह व्याप्त है, जो कण कण में व्याप्त है। ठीक है, हम अक्सर ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए बात कहते हैं कि वो कैसा है, वो कण कण में विद्यमान है ना। तो इसका मतलब वो कैसा, यूबिक्विटस है। यूबिक्विटस का मतलब होता है सर्वव्यापी। एक शब्द में कहोगे तो क्या बनेगा, सर्वव्यापी, जो सब जगह व्याप्त है ना। हम में भी व्याप्त है, तुम में भी व्याप्त है, सब में व्याप्त है ना। कई बार व्यक्ति को अहम हो जाता है कि मैं खुद में भगवान हूँ, है ना। जब ये बात आती है कि नहीं, वो हर कण में, हर जीवधारी में विद्यमान है, तो कई बार हमें भी इस बात का बड़ा गर्व हो जाता है या घमंड हो जाता है कि नहीं, हम ही ईश्वर है। ठीक है, हम ही सर्वशक्तिशाली है। तो यूबिक्विटस का मतलब होता है वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, वन हु प्रेजेंट, वन हु प्रेजेंट्स एवरीवेयर। जो कण कण में विद्यमान है वो कैसा है, वो यूबिक्विटस है। और इसी को आप क्या बोलते हो, ओमनी प्रेजेंट बोलते हो। एक शब्द में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसी को क्या बोलते हो, ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। आइए आगे चलते हैं। टायरेंट का मतलब क्या होता है, ये होता है, टायरेंट का मतलब होता है अत्याचारी, ऑपरेसिव जिसको बोलते हो, है। तो टायरेंट का मतलब होता है अत्याचारी, अत्याचारी, है ना।
अत्याचारी। अब उसको ट्राई नहीं करना पड़ रहा है ना, किसी आंट को मारने के लिए अब उसको ट्राई नहीं करना पड़ रहा है। इतना बड़ा हत्यारा है वो कि वो जीवधारी को देखते ही, मनुष्य को देखते ही, फर्क नहीं पड़ता मेल है फीमेल है, सबको मारने वाला है। वो कैसा है? टायरेंट है। तो टायरेंट का मतलब ट्राई आंट है ना। अत्याचारी, ऑपरेशिव कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? ऑपरेशिव। ऑपरेशिव का मतलब होता है अत्याचारी, है ना। इसी तरीके से आप इसको डिक्टेटर कह सकते हो। डिक्टेटर, तानाशाह जिसको आप बोलते हो, है डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब तानाशाह। जैसे ऑटोक्रेट भी बोलते हो उसी को, ऑटोक्रेट, तानाशाह, है ना। और डिक्टेटरशिप इसका नाउन बन जाएगा, ऑपरेशिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं टायरेनी। इसी का नाउन लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब टायरेनी का मतलब क्या होता है? अत्याचार। इसका मतलब क्या होता है? अत्याचार। डिक्टेटरशिप ये कह सकते हो आप, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर मतलब, ठीक है। जैसे हिटलर को क्या कहते थे? वो एक अच्छा टायरेंट था, ठीक है। अच्छा क्यों कहे भाई? एक बहुत ज़बरदस्त टायरेंट था, ऑपरेशिव था या डिक्टेटर था। और उसके अंदर की जो क्वालिटी है वो क्या है? डिक्टेटरशिप है। तो दोनों में डिफरेंसेस ये आ गए। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है शोरगुल, है ना। देखो इसके बाद ऑयल कंपनी में जो लोग काम करते हैं उनको टर्मोइल फेस करना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा क्लैमरस सिचुएशन होती है वहाँ की। तो आपने ये वर्ड पढ़ा था क्या क्या भाई? क्लैमरस, है ना। या फिर आपने पढ़ा था पेंडेमोनियम, याद आ रहा होगा, पेंडेमोनियम, ठीक है। टुमल्ट, जैसे एक वर्ड ये भी आता है आपका, टुमल्ट, है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अगले वाले वर्ड पे आते हैं। बॉम्बास्टिक। बॉम्बास्टिक का मतलब आडंबरपूर्ण, ऑस्टेंटेशन। लास्ट उसमें वर्ड लास्ट सेशन में हम लोगों ने किया था। तो इसका मतलब कैसा होता है? आडंबरपूर्ण, दिखावे वाला जिसको कहते हो आप, है जो शो ऑफ करने वाला है, जो रियलिस्टिक नहीं है, जिसमें केवल और केवल पॉम्प एंड शो है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? पॉम्प एंड शो। पॉम्प एंड शो, दिखावे वाला, जो रियलिस्टिक से कहीं कोसों दूर है। क्या कह सकते हो? ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले वर्ड पे आते हैं। टर्बुलेंट। इसका मतलब अस्त व्यस्त होता है। टर्बुलेंट का मतलब होता है अस्त व्यस्त, ठीक है। बिल्कुल कोहेरेंट मैनर में नहीं है, सारी चीज़ें डिसऑर्डर्ड है, ठीक है। एक शब्द में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? डिसऑर्डर्ड, क्यूस। जैसे एक वर्ड ये आता है आपका क्यूस, है ना। टपसी टर्वी एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग, टपसी टर्वी, ठीक है। ये अक्सर पूछे जाने वाले सभी वर्ड हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रुवेंट का मतलब होता है भागने वाला। ट्रुवेंट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कॉलेज वगैरह बंक करके भागता है, उसको बोलते हैं हम क्या? ट्रुवेंट, है ना। जैसे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा फुगिटिव। फुगिटिव का मतलब भी भगोड़ा होता है ना। तो ये क्या होता है? ये भागने वाला या भगोड़ा लिख सकते हो आप, है ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वन हु रन्स अवे फ्रॉम कॉलेज और इंस्टीट्यूट है। तो ये कैसा है? वेंडरर है, वेंडरर है। या फिर आप कह सकते हो इसको क्या? वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड आपने सुना होगा, बंजारा, है ना, जिनका कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं होता, फिक्स्ड घर नहीं होता, ठीक है। ये स्ट्रॉलिंग करने वाला, स्ट्रॉलिंग करने वाला, है ना, ये कह सकते हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिमेंडस का मतलब होता है विशाल आकार का, बड़े आकार का, है ट्रीमेंडस। मैन ने कोई ट्री बनाया है, वो बड़ा, बहुत ही विशाल है। तो विशाल काय कहते हो इसको, विशाल काय, बहुत बड़ा, जिसको आप क्या बोलते हो? जायंट बोलते हो, जाइजेंटिक बोलते हो। जैसे एक वर्ड ये यूज करते हो, जाइजेंटिक। क्या यूज करते हो? टॉवरी, टावर जैसा लंबा है, ठीक है। लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब बहुत लंबा है, ठीक है। टावरी है, लॉफ्टी है, मैमथ है। जैसे एक वर्ड ये यूज करते हो, मैमथ। मैमथ का मतलब कैसा होता है? विशाल, है ना। तो जो बहुत ही बड़े आकार का है, ठीक, उसको बोलते हैं ट्रिमेंडस। मैन ने कोई ट्री बनाया है, वो कैसा है? बड़ा ट्रिमेंडस है, बड़े आकार का है। ट्रॉमा, ट्रॉमा सेंटर आपने सुना होगा, ठीक है। इमोशनल शॉक, मानसिक आघात को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉमा बोलते हैं। तो इमोशनल शॉक या वाउंड, है ना, उसको बोलते हैं ट्रॉमा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक। ट्रांजिटरी का मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है क्षणिक, है ना। ट्रांजिटरी का मतलब होता है क्षणिक। क्षणिक का मतलब आप जानते हो, जो क्षण भर में समाप्त हो जाने वाला है, उसको बोलते हैं ट्रांजिटरी, है।
बहुत थोड़े समय रहने वाला है। ट्रांस वैसे वर्ड यूज करते हो आप, ठीक है, चेंज के लिए, तो जो थोड़े समय बाद तुरंत चेंज हो जाने वाला है उसको बोलते हैं ट्रांजिटरी है। तो इसका मतलब इसको देखिए दूसरे शब्द में ये बोलते हैं ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट, या फिर एक वर्ड यूज करते हो फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब भी होता है क्षणिक, जो थोड़े समय रहने वाला है ना। जैसे एक ईडियम यूज करते हो 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आप जानते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है ये एक ऐसी चीज जो बहुत थोड़े समय रहने वाली है उसको बोलते हो 9 डेज वंडर, बहुत थोड़े समय रहने वाली कोई वस्तु है। ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, ठीक है। जैसे एक वर्ड ये यूज करते हो आप इफ मेरल। इफ मेरल का मतलब भी कैसा होता है, जो क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, उसके बाद नष्ट हो जाने वाली है। जैसे फिजिकल ब्यूटी के लिए हम बोलते हैं क्या ये ट्रांजिटरी है ना, एक समय बाद खत्म हो जाने वाली है। तो इसलिए फिजिकल ब्यूटी के पीछे ना भागें, आप स्पिरिचुअल ब्यूटी के पीछे भागें, ठीक है। थॉमस ग्रे की एक बड़ी सुंदर सी पोएम आपने पढ़ी होगी, ट्रिब्यूटी, है ना, बड़ी बेहतरीन सी लाइनें हैं उसमें, और वाकई वाकई रियलिस्टिक लाइंस लिखी है उन्होंने, कंपोज की है, ठीक है। किस तरीके से व्यक्ति हमेशा फिजिकल ब्यूटी के पीछे भागता है ना, स्पिरिचुअल ब्यूटी के पीछे नहीं जाता, जबकि जो फिजिकल ब्यूटी है वो एक दिन डिके हो जाने वाली है ना। जो कोरल जैसे चीक है ना, वो एक दिन खत्म हो जाने वाले हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसके बाद कुछ ईडियम्स का सेशन आपका स्टार्ट हो जाता है। आज से मैंने कहा था ईडियम्स भी साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आइए फटाफट देखते जाते हैं वर्ड मीनिंग, और आपको पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे इनका भी स्कोप आप लगातार एक अच्छा शब्दकोश इसका भी तैयार हो जाएगा। 9 डेज वंडर का मतलब होता है समथिंग दैट इज, समथिंग दैट इज, STH का मतलब समथिंग है बच्चे, जहाँ भी मैं लिखूंगा समझ लेना। समथिंग दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, वेरी शॉर्ट टाइम, अभी इसकी बात ही कर रहे थे, है ना। कोई भी एक ऐसी चीज जो बहुत थोड़े समय के लिए है उसको क्या बोलते हो, 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद बात करते हैं पेनेलोप्स वेब, है ना। पेनेलोप्स वेब, वेब का मतलब वेबसाइट से याद कर सकते हो, है ना। तो किसी वेबसाइट पर आप काम कर रहे हो, है, और वो काम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसी तरीके कोई वर्क, ठीक है, अ वर्क, या ये कह सकते हो अ नेवर एंडेड वर्क, नेवर एंडेड वर्क, नेवर एंडेड वर्क, कोई भी काम जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है वो पेनेलोप्स वेब है, ठीक है। वेब को वेबसाइट से याद करके आप इसको रिलेट कर सकते हो कि वेबसाइट पर काम कर रहे हो और वो कैसा है, वो काम बिल्कुल वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अगला है अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब क्या होता है बच्चा, इसका मीनिंग होता है सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का, कि जैसे मान लो आप किसी को पैसा देते हो, है ना, तो आप ये कहते हो कि भाई ये जो पैसा है ना ये बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है, ठीक है। इसका मतलब बहुत भरोसेमंद हाथ है, ठीक है। इसका मतलब बहुत ही भरोसेमंद लोग हैं, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत ही रिलायबल पर्सन, जो सेफ हैंड जिनको मानते हो आप, इसका मतलब जो बहुत ही रिलायबल है। कैसे हैं, रिलायबल है, रिलायबल का मतलब बहुत ही ज़्यादा विश्वसनीय है। तो सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, जिनको बिल्कुल सुरक्षित सेफ मानते हो, कि जिनसे किसी भी तरीके की कोई चीज़ भी डिस्क्लोज नहीं होगी, एक्सपोज नहीं होगी, है ना। तो वो कैसे सेफ पेयर ऑफ हैंड्स है, जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है, रिलायबल है, जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आ सी चेंज, ठीक है। सी का चेंज होना मतलब कंप्लीट चेंज, किसी चीज़ का पूरी तरीके से जो बदलाव है उसको बोलते हैं सी चेंज, है ना, सी चेंज। जैसे इस समय पॉलिटिक्स का जो रुख चल रहा है वो बिल्कुल, जो मीडिया का रोल है वो बिल्कुल कैसा हो चुका है, सी चेंज हो चुका है, बिल्कुल टर्न हो चुका है ना। तो सी चेंज का मतलब कंप्लीट चेंज। सोर पॉइंट, सोर का मतलब ऐसे वाउंड होता है, घाव होता है ना। तो सोर पॉइंट का मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज जो बार बार आपको रिसेंट कर रही है, बार बार आपको क्रोधित कर रही है, उसको बोलते हैं सोर पॉइंट, ठीक है। तो समथिंग दैट makes resentful, makes you resentful again and again। तो कोई भी ऐसी चीज जो बार बार आपको क्या कर रही है, अपसेट कर रही है, उसको बोलते हैं सोर पॉइंट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्क्वायर डील। स्क्वायर डील का मतलब होता है कोई एक ऐसा कार्य जो बिल्कुल कैसा है, ऑनेस्ट है, फुल ऑफ ऑनेस्टी, उसको बोलते हैं स्क्वायर डील, है ना। डील जो बिल्कुल
कैसी है, बिल्कुल फुल ऑफ ऑनेस्टी। स्टैंडिंग जोक, मजाक का पात्र होना। मैटर ऑफ जॉय, मैटर ऑफ लॉफ, ये कह सकते हो, मैटर ऑफ लॉफ। कोई पर्सन है जो हर बार मजाक का पात्र बन जाता है। स्टैंडिंग जोक, मजाक का पात्र बनना, है ना। तो जैसे आप अक्सर अपने फ्रेंड्स के बीच में एक ऐसा होता है जिस पर लोग ज़्यादा रिडिकल करते हैं, ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं उसका, तो वो स्टैंडिंग जोक है, मजाक का पात्र बनना, ठीक है। जैसे एक आता है हॉर्स लाफ, जैसे यहीं पर अगर हम लॉफ की बात करें तो एक इडियम आता है हॉर्स लॉफ। चलो फिलहाल आगे चलते हैं। अबाउट फेस या टर्न, किसी चीज़ के प्रति आपका फेस क्या है, आपका रुझान क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है। अक्सर पूछते हैं भाई इस बारे में आपके क्या रुझान है, आपका क्या ओपिनियन है ना। तो अबाउट फेस का मतलब होता है वंस ओपिनियन, वंस ओपिनियन, वंस ओपिनियन, वंस प्रोस्पेक्टिव, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका सोचने का नज़रिया क्या है। जैसे कहा जाए कि प्रेजेंट टाइम में जो आपकी हमारी सरकार है उसके प्रति आप किस तरीके के विचार रखते हैं, है ना। तो ये क्या है कि उसके प्रति आपके किस तरीके के रुझान है ना, किस तरीके के ओपिनियन है, इसको हम बोलते हैं। एबव बोल्ड का मतलब ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ये तो फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला इडियम है। क्या मीनिंग, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ठीक है, ईमानदार और बिल्कुल स्पष्ट। एबव पार का मतलब होता है साधारण स्तर से ऊपर। तो पार स्कोर है, जैसे आप बोलते हो ना, एबव पार स्कोर है। जैसे मान लिया सपोज दैट कोई भी ग्राउंड है और उसके लिए 150 एक जर्नल स्कोर है, लेकिन अगर 190 का हो गए तो फिर वो एबव पार स्कोर हो जाएगा। तो साधारण से भी ऊंचे लेवल का, है ना। तो दैट इज एबव फ्रॉम, एबव, दैट इज एबव फ्रॉम, ठीक है, जर्नल लेवल, ये कह सकते हो। जो साधारण से भी ऊंचे स्तर का है उसको एबव पार बोलेंगे। एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट का मैंने मीनिंग बताया था, जो ढाल होती है, ठीक है, जिससे किसी भी तलवार के स्वॉर्ड के अटैक को रोका जाता है, उसको बोलते हैं। तो एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब क्या होता है, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। गॉन्टलेट को एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब है एक्सेप्ट द चैलेंज, चैलेंज को स्वीकार कर लिया, ये इसका मीनिंग आता है, एक्सेप्ट द चैलेंज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एस ऑफ वन स्लीव, इसका मतलब सीक्रेट प्लान, आ सीक्रेट प्लान, आ सीक्रेट प्लान, एक सीक्रेट प्लान जिसको समय आने पर ही, ठीक है, यूज किया जाए, यूटिलाइज किया जाए। प्लान, आइडिया, कोई भी ऐसी चीज़ जो समय आने पर उसको यूज कर सकते हो, वो है क्या कि एस ऑफ वन स्लीव। अचील्स हील, ये क्या होता है, वीक पॉइंट, वीक स्पॉट, वीक पॉइंट, वीक स्पॉट। जैसे कहा जाए, अगर मैं ये बोलूँ, वैसे तो ये स्टोरी पर बेस्ड है, ठीक है, कि एक कोई राजा थे और उनको ये वरदान था कि बॉडी के किसी पार्ट में वार किया जाए, वो मरने वाले नहीं थे, ठीक है। उसके पहले की कहानी और है कि उनको जो रिवर है, रिवर में उनको डुबोया जाता है, तो डुबोने से वो बॉडी का जो पार्ट नदी में डूबेगा वो पूरी तरीके से कैसा होगा, सेफ होगा, वहाँ पर वार करने से उनको मारा नहीं जाएगा। तो हील पकड़ करके उनको डुबोया गया, है ना। तो वो बाकी पार्ट तो सुरक्षित थे लेकिन हील असुरक्षित था, तो बाद में हील पर वार किया जाता है तो मारा जाता है। ऐसी स्टोरी है, वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। लेकिन मीनिंग क्या है वो समझ लीजिएगा। वीक पॉइंट, वीक स्पॉट। जैसे कहा जाए कि आपको इंग्लिश नहीं बनती है तो आप कहोगे इंग्लिश इज माई अक्लीज हील्स, इसका मतलब ये सबसे वीक पॉइंट है, वीक स्पॉट है। एसिड टेस्ट, अग्नि परीक्षा जिसको बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, इसको बोलते हो अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा का मतलब बहुत ही टफ टेस्ट, ठीक है, अ वेरी टफ टेस्ट, अ वेरी टफ टेस्ट, ठीक है, दैट इज एसिड टेस्ट। आगे चलते हैं। एडम्स एल या कई बार एडम्स वाइन बोलते हैं, ठीक है इसको। तो ये क्या होता है, ठीक है, पोर्टेबल वाटर, इसको क्या कहते हो, पोर्टेबल वाटर, या ड्रिंकिंग वाटर लिख सकते हो आप, पीने वाला पानी, ड्रिंकिंग वाटर। कई बार एडम्स एल लिखते हैं, कई बार एडम्स वाइन लिखते हैं। तो आदमी के जो पीने वाला है चीज़ है वो क्या है, एडम्स का मतलब आदमी से याद कर सकते हो, आदमी के पीने की चीज़ क्या है, वो है वाटर, है ना, जिससे वो जीवित रह सकता है। 8 फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, जानते हो, ठीक है। मेक सिचुएशन वर्स, टू मेक सिचुएशन वर्स, टू मेक सिचुएशन वर्स, स्थिति को और ज़्यादा खराब कर देना,
स्थिति को बद से बदतर कर देना क्या है, एड फ्यूल टू द फायर। एड इंसल्ट टू इंजरी सेम है, ठीक है। अगेंस्ट द क्लॉक, इसका मतलब 24 आवर, 24 आवर, ठीक है, 24 घंटे, 4 आवर्स। अगेंस्ट द क्लॉक काम कर रहे हो आप, है, इसका मतलब दिन रात लगे हुए उस काम पे, अगेंस्ट द क्लॉक चल रहे हो, है। चलिए ओके, आगे चलते हैं। अलाइव एंड किकिंग, इसका अलाइव का मतलब जिंदा, जो बिल्कुल एक्टिव है, तो एक्टिव एंड हेल्थी, एक्टिव एंड हेल्थी, जो बिल्कुल स्वस्थ है, जो बिल्कुल कैसा है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, वो अलाइव एंड कुकिंग। ऑल एगोग, चलिए इसको कमेंट करके आप बताइएगा ऑल एगोग का मीनिंग क्या होगा, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, आखिरी इडियम है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और इसी के आगे से हम लोग करेंगे प्रोसीड, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बंधु इतना ही। फिलहाल सेशन अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा, बाकी अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी सही से चीज़ों को कंट्रोल कर सके बिफोर एग्जाम, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, थैंक यू क्लास।